Good morning, students. Today we are going to find the electric field due to a charged conducting sphere, जिसको कि शेल बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल, जो शेल होता है वो अंडरस्टूड है कि वो चार्ज है और वो कंडक्टिंग स्फीयर है. जैसे कि हमने इसको बाय यूजिंग गॉसेस लॉ प्रूव करेंगे, फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो गॉसेस लॉ जहाँ पे यूज करेंगे, तो ये एक चार्ज स्फीयर हमने लिया है जिसका हम रेडियस जो है आर ले सकते हैं. ये जो आर है, ये कैपिटल आर जो है, इसका हम जहाँ से जहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर बोल सकते हैं. तो हम जो एक स्फीयर लेंगे उसके ऊपर चार्ज हम डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे कि मैं जहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज क्यू है. तो इसके लिए लिखेंगे लेट क्यू जो है चार्ज ऑन ये छल का ही इस्तेमाल करेंगे. स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फीयर जिसको बोलते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर. अंदर से खाली है, हॉलो है, जो सॉलिड है. तो हम बताएंगे कि इसके आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड कितना है, ऑन द सरफेस कितना है. जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जहाँ पे लाइनें निकलेंगी वो वहीं से हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिसको ई बोलते हैं. तो आइए हम जहाँ पे आपको जो बेसिकली हम जहाँ पे जो रेडियस आर लिया है, तो आर रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ शेल बोल देते हैं, रेडियस ऑफ शेल. ये सारी चीजें हमने कंसीडर करना पड़ेगी ताकि हमारी डेरिवेशन के अंदर कोई सारी क्लियरेंस रहे. जो स्मॉल आर है ये हम डिस्टेंस लेंगे. डिस्टेंस जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि एक वेरिएबल होता है, वो जो फिक्स्ड रेडियस है इस चार्ज स्फीयर का, उससे अगर बड़ा होगा तो वो आउटसाइड हो जाएगा, अगर कम होगा तो इनसाइड होगा, और जो अगर इक्वल टू आर होगा तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ये तीन केस हम जहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं. तो अभी देखिए, जो चार्ज स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी वो मैं इसे जहाँ पे कॉपी का यूज कर रहा हूँ. तो जहाँ सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एक्शन करना स्टार्ट करती है, तो एक्चुअली स्टार्ट बॉडी से होती है. जहाँ से ऐसे उस साइड भी दूसरी साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे निकलेगी. तो सेंटर से जितने भी हैं, जहाँ से भी हम विदाउट स्केल भी कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन उनका एक्शन सेंटर से होगा. एक्शन सेंटर से होगा. तो रियलिटी में वो प्रोडक्ट कहाँ से होंगी? रियलिटी में वो सरफेस की बॉडी जो स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है, जहाँ हॉलो स्फीयर है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन स्टार्ट होगी. जहाँ से इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं होगी, बट एक्शन टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. ये बात भी आपको नोट करने वाली है. तो कुछ सेंटर से, इसलिए मैं थोड़ा ये स्केल का आपको ये जहाँ से यूज कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि ये सेंटर से एक्शन कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जितनी भी हम बना सकते हैं वो सारी की सारी सेंटर से ही एक्शन करेंगी और किसी भी वो साइड में जा सकती हैं. लेकिन ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली होगी जहाँ पे कि जो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता है वो 90 होता है. लेकिन सरफेस के साथ एंगल हमें तो 90 लगता है, लेकिन सरफेस का एंगल जो है वो नॉर्मल से लिया जाता है, जूंट नॉर्मल वेक्टर. बेटा जूंट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? जो कि एक डायरेक्शन के लिए मेंट होता है. जूंट नॉर्मल वेक्टर, जूंट नॉर्मल वेक्टर मतलब जिसकी अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको जूंट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं. जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखना तो एन के साथ देखना होता है. जो स्फीयर है, जैसे वो सॉलिड है, जहाँ हॉलो है, तो उसका नॉर्मल सरफेस के साथ, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री सरफेस के साथ जा रहा होता है और नॉर्मल भी 90 डिग्री. तो दोनों एक लाइन के ऊपर चल रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ जो स्फीयर है वो एंगल हमेशा वो 0 ही माना जाएगा. इसलिए cos 0 1 होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू देता है. तो अब हम इसके डिफरेंट केसेस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम करेंगे आउटसाइड द स्फीयर. आउटसाइड, तो आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए मैथमेटिकली जो रिलेशन बनता है, जो हमारा आर है, ये डिस्टेंस जो कि हमने वेरिएबल लिया है, वो देखना है कि वो जो स्फीयर का रेडियस है उससे अगर बड़ा है तो नेचुरली पॉइंट क्या होगा? आउटसाइड होगा. ये है आउटसाइड द स्फीयर. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं. जैसे कि मैं जहां पे कहीं पॉइंट ले लेता हूं आउटसाइड, जहां पे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा. देखिए
बीच में जहां लाइनें नहीं ड्रा की हैं वहां भी लाइनें हैं, क्योंकि चार्ज स्फीयर जो है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं। ये चार्ज स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लस साइन जो शो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो अगर आपने गॉसिला लगाना है तो वहां से एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये खुद चार्ज बॉडी जो स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो कि शेल जिसको बोलते हैं, तो जहां से गुजरता हुआ आपने एक रेडियस बनाना है, जिसका नाम जो है इन जनरल आप आर बोल सकते हैं। वो जो आर है वो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे r इज ग्रेटर देन r, वो तो आपको भी दिख रहा है, क्योंकि ये चार्ज स्फीयर जहां तक रेडियस है, जो हमने डिस्टेंस लिया है वो बाहर लिया है, इसको आउटसाइड बोलते हैं। ये हमने जो पॉइंट लिया ना जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, वहां से गुजरती हुई हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, और उसका स्फीयर का जो रेडियस होगा 4 पाई r स्क्वायर। नाम ये नहीं है कि r ग्रेटर देन r है तो उसका नाम तो हमने r रखा ना, तो देखो बाय गॉसिला, सीधा गॉसिला। और इस सरफेस ने चार्ज कितना इंक्लोज किया है, जो अभी हमने बोला है कि ये चार्ज स्फीयर जो है जिसका चार्ज क्यों है, ये हमने बोला है। तो देखिए जहाँ पे बाय गॉसिला, क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन करना जो स्फीयर का शेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वेदर वी हैव टू फाइंड आउटसाइड इनसाइड ऑन द सरफेस, तो वो हमने बाय गॉसिला यूज करके करना है। देखो बाय गॉसिला, गॉसिला क्या कहता है, ये बात आपको क्लोज्ड सरफेस, ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस होता है, और ये E डॉट ds। अब ds कहाँ होता है, जो भी सरफेस हम ले रहे हैं, जैसे गॉसियन सरफेस, इसका थोड़ा सा सरफेस जो होगा, जैसे कि जहाँ भी हम ds बना सकते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का थोड़ा सा सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है, जैसे कि भी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है वो एन को देख के होता है, एन होता है नॉर्मल। तो सरफेस का नॉर्मल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें सरफेस से बाहर निकलती हैं, नॉर्मल भी सरफेस का 90 डिग्री होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पे निकल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ किसका एंगल देखते हैं, नॉर्मल का, तो वो 0 डिग्री हो गया। E डॉट ds जब इसको ओपन करेंगे हम बेटा, तो ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये आपको यहीं पे पता चल जाएगा। E का मैग्नीट्यूड E बोलेंगे, ds सरफेस का थोड़ा सा पार्ट, और cos 0 डिग्री, बेटा cos 0 डिग्री 1 होता है, तो जैसे हम 1 लगाएंगे तो E जो है इंटीग्रेशन ओवर सरफेस है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और ये सरफेस कितना है वो तो हमें पता ही है, तो जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाए, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस कितना है इसकी वैल्यू निकलती है, cos 0 1 होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां से ये हम जो है जहां से E इंटू इसकी वैल्यू लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये 4 पाई r स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो हमने गॉसियन सरफेस ली है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां से गुजरता हुआ जो स्फीयर बन रहा है उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का एरिया। तो ये हम जहां पे लिख सकते हैं, ये जो क्लोज्ड सरफेस है, जहां से ये जो क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, स्फीयर है, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इसलिए हमने जहां पे लिखा, और जहां से हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बना के दे रहे हैं, क्यू अपॉन ये जो 4 पाई r स्क्वायर जहां फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जहां पे ऐसे डिवाइड होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, जहां पे हमने डिस्टेंस का नाम r रखा है, लेकिन वो नेचुरली क्या है, r इज ग्रेटर देन r, वो आउटसाइड हो गया। ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का स्फीयर क्या है, लेट इट बी कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम ये जो r है, ये हमारा एक वेरिएबल डिस्टेंस है, जिसको हम कोई भी अपना केस कंसीडर करने के लिए, जैसे आउटसाइड के लिए इसको r ग्रेटर देन r बोल सकते हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ये दूसरा पार्ट करते हैं, तो वहां पे r इज इक्वल टू r, इसी फॉर्मूले के अंदर r की जगह कैपिटल R भर देंगे हम, तो ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, देखो एक ही केस में सरफेस ऑफ द शेल, शेल जो शॉर्टकट नाम है, इसको हम वो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसके लिए बेटा जो मैथमेटिकली है वो क्या बनता है, r इक्वल टू r, सीधी सी बात है, ये वाला डिस्टेंस जब r के इक्वल हो जाएगा तो दैट पॉइंट विल बी ऑन द सरफेस। जैसे कि हम जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे, ये हो गया सरफेस, ये हम ऑन द सरफेस बोल सकते हैं।
ये पॉइंट होगा। तो जहां पे जब करना है तो r इक्वल टू आर, तो ऐसे ही हम करेंगे, जो हमने ग्रेटर देन r किया उसको हम इक्वल टू r कर सकते हैं। कैसे? उस फार्मूले के अंदर जे जो इक्वेशन 1 है पुट r इक्वल टू, अगर जी हम पुट r इक्वल टू कैपिटल R करते हैं इक्वेशन 1, जो कि आउटसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, तो वहां पे हमारा जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। Q अपॉन 4 पाई, तो ये r की जगह मैंने कैपिटल R लिख दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये तो लिखना ही है बेटा। ये जो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हो गया, लेकिन सरफेस के ऊपर जो है जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे जो r इक्वल टू r करेंगे तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर रोल प्ले करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि सरफेस के ऊपर सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कैसे यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो देन वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। बेटा सरफेस के ऊपर एरिया जो होता है, देखते हैं अगर हम सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी मानते हैं तो ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहां से हम क्यू की वैल्यू बना के तो इसमें डाल सकते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? जो कि जहां पे जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो कि हमने लिख चुके हैं, वहां सिर्फ हम क्यू को सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू हम जहां डालेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इस क्वेश्चन में, तो ऑन द सरफेस ऑफ द शेल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म कांस्टेंट दिखेगा। तो देखिए ये जो है पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन, इसका भी नंबर डाल सकते हैं। ये कौन सी हमें कोई पाबंदी थोड़ी किसी की कि हम ये नहीं लिख सकते हैं। तो जहां पे हम क्यू की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है वो देखो कैसे बन जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। ये हम क्यू की जगह लिख रहे हैं, वैल्यू जो है क्यू की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा आ गई ना, ये हम जहां पे लिख रहे हैं। और जहां पे जो डिनोमिनेटर आ गया 4 पाई r स्क्वायर, और ये जहां से देखो मैं देख के ही लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई r स्क्वायर फैक्टर 4 पाई r से कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये वैल्यू आप बड़े ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो वो मैक्सिमम हो गया, उसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितना चार्ज इसके ऊपर गड़ा है, जो कि सिग्मा जिसको बोलते हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब अगर हम इनसाइड मतलब इस चार्ज स्फीयर के अंदर की तरफ पॉइंट लेंगे तो उसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलने वाला है। देखो मैं जहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, मैं ऐसे साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जहां पे लाइन तो कोई होती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें तो बॉडी के सरफेस से स्टार्ट होती है। लेट द स्फीयर इज हॉलो, तो इनसाइड जो है जहां पे हम इसको पॉइंट लेना चाहते हैं, जहां पे लिख देंगे इनसाइड, सबको पता चल जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। जी नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप जो है वो ऑन इनसाइड। इनसाइड में अगर जाएंगे ना बेटा, इनसाइड द स्फीयर, जिसको कि r लेस देन r बोल देंगे हम, क्योंकि वो रेडियस जो चार्ज स्फीयर का उससे कम हो गया। तो जहां से गुजरता हुआ हमें एक गॉसियन सरफेस, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और इस जगह पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो जहां इसने चार्ज कोई भी इनक्लोज नहीं किया हुआ है, देखो चार्ज तो बाहर रह गया, एक्शन तो चार्ज सेंटर से करता है वहां बॉडी के, लेकिन चार्ज का फिजिकली एग्जिस्टेंस जो है वो सरफेस के ऊपर है। चाहे ये चार्ज स्फीयर हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है या भरा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर गॉसियन लॉ बोलता है तो बाई गॉसियन लॉ, देखो हमने जहां क्यों नहीं गॉसियन लॉ किया, क्योंकि हमने उसी से वो बना लिया। अब हम दोबारा गॉसियन लॉ लिख रहे हैं
बाय गॉसेस लॉ। तो वहां पे आपको यही प्रूफ देना पड़ेगा, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन सरफेस के साथ होता है, तो इसमें हमने देखना है कि चार्ज इनक्लोज है कि नहीं। तो ये क्यू जो है जीरो हो जाएगा, बट क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जब जहां जीरो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही सारा जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से बनेगा, वो तो नेचुरली बात है। देखो जहां से मैं इम्प्लाई दैट करके पहले मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा, ये आपको अभी मैं क्लियर करता हूं यहाँ से, और ये क्यू की जगह मैंने जीरो क्यों लिखा, बिकॉज ही क्यू जीरो है, नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। जहां से जो जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, वहां पे जो सरफेस हमने बनाई उसने कोई चार्ज नहीं इनक्लोज किया, तो हम क्या हो तो जीरो लिखेंगे। और जिस चीज का इंटीग्रेशन जीरो हो वो खुद भी उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ई डॉट डी एस जो है, इसका मतलब ये होगा कि ई डॉट डी एस जो है ये जीरो होगा। और ये एक 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास की तरह है, जब भी दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है, चाहे डॉट है कुछ भी है, कोई डॉट ओपन करने की जरूरत नहीं, तो वो जीरो है। उसमें से जा इसको जीरो होना पड़ेगा, जा इसको जीरो होना पड़ेगा, जा दोनों को, दोनों फैक्टरों में से एक को तो जीरो होना पड़ेगा। लेकिन ये सरफेस हमने खुद अपने हाथों से बनाई है, गॉसियन सरफेस, जो कि स्फीयर है, जिसका कि रेडियस लेस देन आर है, वो तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि दो फैक्टर हैं, एक ds है, ds तो जीरो हो ही नहीं सकता, ये मैथमेटिकली है कि ds कैन नॉट बी जीरो। तो हैंस का मतलब ये तो डिसीजन हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इनसाइड। ये हो गया इनसाइड वाला पॉइंट, इसको की नंबर 4 कर सकते हैं। ये इनसाइड वाला आ गया, ये यहाँ भी हेडिंग लिखा है इनसाइड। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, चाहे वो कंडक्टिंग सेल हालो है जो सॉलिड है। जब भी शेल होगा, जिसको शेल बोलते हैं, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये यहीं से हम वापस जा रहे हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर होगी, जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आउटसाइड जैसे जैसे डिस्टेंस कम ज्यादा होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखो लाइनों के बीच में दूरी बढ़ रही है, जैसे बाहर की तरफ लाइनें जा रही हैं, तो उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इसका हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। लेकिन ये देखो बेटा, 3 केस बने हैं, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। ये किसकी वजह से बने हैं, इस डिस्टेंस की वजह से, आर की वजह से। जिस डिस्टेंस को कभी हम बाहर ले रहे हैं ग्रेटर देन आर तो आउटसाइड बन गया, आर इक्वल टू आर तो ऑन द सरफेस बन गया, लेस देन लिखा तो इनसाइड बन गया। तो इसी के केस में हम जो है ग्राफ भी तैयार कर सकते हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अपनी वैल्यू चेंज करता है। देखो वर्टिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है वहां पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, और डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। बेटा ये तो बात ठीक है ना। जहां पे देखो, जहां पे एक पर्टिकुलर जगह बना लेते हैं, वहां पे हम ऑन द सरफेस, बेटा ये तो बात आपको क्लियर है कि ऑन द सरफेस आर इक्वल टू आर है। तो ये वाली साइड जो है, ये इन साइड वाली होगी, साइड इन साइड वाली, तो ये ऑन द सरफेस होगी, ये आउटसाइड होगी। मतलब सारे किस्म के हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ के जरिए बता सकते हैं। लेकिन मेन माटो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बता रहे हैं, तो जहां पे इसकी सबसे इनसाइड, बेटा देखो इनसाइड का मतलब आर लेस देन आर, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, और आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन आर। ये बातें भी हम मैथमेटिकली शो करते हैं, जो कि हर एक को साइंस थोड़ी सी लगाएंगे तो पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी जो है वो ऑन द सरफेस होती है। ये जो पॉइंट है, इसको आप कहो तो मैं जहां लिख दूं ऑन द सरफेस, जहां ऑन सरफेस, ठीक है ना, ऑन द सरफेस वाला ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। और ये जो मैक्सिमम हाइट है, इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां हम वैल्यू भी लिख देते हैं जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये ग्राफ जो है ऐसे, इसको डिके बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे इसको डिके बनेगा। और ये जो लाइन है ऐसे, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ग्रेजुअली, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और इसको, इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
तो इसको बोलते हैं इन्वर्सली, क्योंकि क्यू 4πε0 जो सारे कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिके कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा डिस्टेंस बड़ा ज्यादा हो जाएगा, जैसे इन्फिनिटी, तो आर की जगह जब हम इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी से कोई भी चीज डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। जैसे कि ये लाइन ऐसे डिके हो रही है, तो वो हो सकता है कहीं टच कर जाए बड़ी दूर जाके, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये लाइन जितनी ऊपर होगी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, वो जब जहां आ जाएगी इस लाइन के ऊपर तो जीरो। तो इस साइड इन साइड तो सारा जीरो है, इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख नहीं सकते, वो सेंटर में पॉइंट लो, कहीं भी लो, इन साइड कहीं भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये हम डिसीजन ले चुके हैं, और ये एक ग्राफ है जो हमें सब कुछ बताता है। अगर स्फीयर, देखो ये लास्ट में बता रहा हूं, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया हमने जिसका रेडियस r है, तो इसके हमने आउटसाइड देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, और ऑन द सरफेस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने जब ऑन द सरफेस ऑफ द सेल लिखा तो वहाँ r हमने इसी के अंदर डाला, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। और हमें चार्ज को सिग्मा की डेफिनेशन लगा के चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि वहां पे रेडियस तो r ही बना ऑन द सरफेस, तो 4πr² इंटू सिग्मा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब देखा तो वो हमें लगा कि वो प्रूफ हो गया कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हो तो उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस होगी ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन साइड कहीं भी शेल के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। लेकिन किसने बताया? या तो मैंने आपको करके बताया, बाकी तो गाउसी लॉ ने ही प्रूव किया है कि जिसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, क्योंकि नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो जब किसी का इंटीग्रेशन जीरो हो जाए तो वो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दो फैक्टर जो ई और डी एस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो दो में से एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना। सरफेस तो हमने खुद ड्रा की है अपने हाथों से, गॉसियन सरफेस, वो कैसे जीरो हो सकती है? सरफेस कैन नॉट बी जीरो, जब हमने अपने हाथों से बनाई है, तो इसका मतलब फिर दूसरा फैक्टर जो बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जीरो होना पड़ेगा। इनसाइड द चार्ज स्फीयर जो है, शेल जो है, कंडक्टिंग शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर नॉन कंडक्टिंग शेल लेंगे तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। जैसे जैसे बीच में भी अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग सुनते हैं, उसके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज होता है, अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। लेकिन जो कंडक्टिंग होता है, जहां हालो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे वो बिल्कुल सेंटर में आ जाओ या कहीं भी आ जाओ, कोई भी पॉइंट इन साइड द सेल रखेंगे, दैट विल बी जीरो। ये बात है आज का कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल कंडक्टिंग, तो जो कि गॉसी लॉ लगा के हमने आपको प्रूव करके बता दिए कहां कहां क्या होगा। ये था आज का, इतना ही।